24 की जंग के लिए हस्तिनापुर में जो बिसात बिछाई जा रही है, उसमें हर एक पार्टी और पार्टी के सारे बड़े नेता ठोक बजाकर अपनी चाल चल रहे हैं। कैसी चाल चली जाए कि पार्टी को फायदा हो और जो चुनावी परिणाम हो वो भी फेवर में आ जाए। तो पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी के सर्वेसर्वा, वो भी अपनी हर एक चाल ठोक बजा के चल रहे हैं ताकि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को जिता सके और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इसलिए वो सोच समझकर ठोक बजाकर अपनी हर एक चाल हस्तिनापुर की जो बिसात बिछी है उस पर चल रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर कि चुनाव कैसा रहेगा और क्या चुनौती है इस बार एनडीए के सामने बिहार में। उनसे सीधी बात करते हैं। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, धन्यवाद आपको भी। देखिए, 2014 में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव हुआ था और उस गठबंधन में हम लोग शरीक हुए, हमारी पार्टी भागीदारी हुई और 2014 से लेके ये अभी 2023 है, तकरीबन ये 10 वर्ष से सरकार को बने हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद देश को पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसकी छवि अपने देश के अलावा पूरे विश्व में सर्वमान्य नेताओं के रूप में माना गया। और आपने देखा होगा कि आज से कुछ माह पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश गए थे तो विश्व में सबसे सबल कंट्री माना जाता है अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूं। जी, यही बात हुई थी ना। जी। दूसरे कंट्री के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ के और पैर छू के आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री जी से। तो कहने का अर्थ ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बीच में बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन आज भी प्रेजेंट में जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और ख़ास करके जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश का जो पॉलिसी है, आर्थिक जो व्यवस्था है और इंटरनल जो अपने देश में जो गरीब है, शोषित है, पिछड़ा है, दलित है, इवन की अक़लियत के जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री जी को अपना सर्वमान्य नेताओं के रूप में मानते हैं। तो पारस जी, बाइडेन साहब बड़ाई करते हैं, देश के प्रमुख बड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ जो विपक्ष है वो कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, इतने इतने सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया, उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी को। देखिए, पार्लियामेंट हाउस से लोकसभा का जो सदन है वो डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का मंदिर माना जाता है और उस मंदिर में सभी लोग हैं। और जो विपक्ष के द्वारा जो व्यवहार किया गया हाउस के अंदर में, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के चेयर के सामने जाके या राज्यसभा में माननीय सभापति के चेयर के जाकर के सामने में जो किया गया और बार बार लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी और संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा भी बार बार उन लोगों को कहा गया, आग्रह किया गया, फिर भी विपक्ष के लोगों ने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और आपको जनता चुन के भेजी है अपनी बात कहने के लिए सदन में, लेकिन आपने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया, प्रजातंत्र का आपने मजाक उड़ाया, तो सरकार के पास में निलंबन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए हमारे हिसाब से जो निलंबन हुआ है वो 100% न्याय संगत है, 100% सही है। इंडी गठबंधन की बड़ी चर्चा है इन दिनों की वो एनडीए को परास्त करेगा, नरेंद्र मोदी को परास्त कर देगा। क्या लगता है इंडी गठबंधन का भविष्य आपको? भविष्य तो यही है कि मॉर्निंग शोज द डे। आपको याद होगा कि जहाँ तक मुझको जानकारी है कि 17 जून को पहली बैठक हुई थी पटना में और उसमें तकरीबन 21 या 22 दल के लोग आए थे और पहली बैठक में ही विरोधाभास हुआ। अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग से उठ के चले गए नाराज होके। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमारे स्टेट में मैं किसी कांग्रेसी को घुसने नहीं दूंगी और मीटिंग से दोनों उठ के चले गए।
ये बैठकें हुई कहाँ, बॉम्बे में। तो वहाँ भी ये लोग बहुत उम्मीद लगा के गए थे कि हमारा नाम संयोजक में, कन्वेनर में सर्वसम्मति से नाम लिया जाएगा, लेकिन वहाँ भी नीतीश जी का नाम किसी ने प्रपोज नहीं किया। तो वहाँ से भी नीतीश जी और लालू जी नाराज होकर चले आए थे, आपको याद होगा। और अभी जो 19 तारीख को जो बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें तकरीबन 27 या 28 दल के लोग आए थे, तो ये लोग पटना में बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन जब बैठक में ये लोग गए तो किसी एक व्यक्ति, छोटा से छोटा दल के भी लोगों ने नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री पद की बात तो अब छोड़ दीजिए, कन्वेनर में भी नाम नहीं लिया। क्या ये चलेगा इंडी गठबंधन की, ये टाइट फिक्स हो जाएगा? ये बालू का भीत है जी, ये बालू का भीत है, ये चलने उलने वाला नहीं है। 28 दल का गठबंधन है, हम इसको गठबंधन नहीं मानते हैं, ये लठबंधन है जी। ये ज़बरदस्ती लठबंधन। सबका देखिए अलग अलग है, सबका समीकरण, सब स्टेट का अलग अलग समीकरण है। कहीं जातीय व्यवस्था है, कहीं वर्ण व्यवस्था है, कहीं धार्मिक पहलू है, कहीं भाषा का विवाद है। इतना बड़ा देश है, साउथ नॉर्थ से लेकर के, कहीं भाषा का विवाद है, कहीं धर्म का विवाद है। तो हम नहीं समझते हैं कि ये गठबंधन जो है ये भविष्य में, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी का जो आज स्टेटस है पूरे देश में, पूरे विश्व के स्तर पर, उन्होंने काम भी किया अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में। आपने देखा होगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। तो रामविलास जी का ही सपना था। हाँ, ये पासवान जी का सपना था, उन्हीं का विभाग भी था, और उन्होंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्थापना की थी, शुरुआत हुई थी। और उसको प्रधानमंत्री जी ने आज सही मामले में ये किया है कि लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। और अभी जस्ट पहला, इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 5 वर्ष के लिए फिर जो सो बढ़ा दिया गया। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत से लोग हमारे देश में, गरीब लोग, दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, देश में भारत का संविधान कहता है कि लोगों को चाहे गरीब हो अमीर हो, सबका मौलिक अधिकार है जीने का। हमारी सरकार, हमारा प्रयास रहेगा कि मैं किसी को दवाई के अभाव में मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने 5 लाख रुपया अपने प्रधानमंत्री कोष से दे करके काफ़ी लोगों को उसमें सहायता मिली और काफ़ी लोग मौत के मुंह से निकल गए। उसी तरह से आपने देखे होइएगा कभी, जैसे महिला विधेयक बिल, स्पेशल लोकसभा का सेशन बुला करके उन्होंने जो 20-25 वर्ष से लंबित मामला था उसको उन्होंने किया। अभी जस्ट 3-4 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने किया है MP विश्वकर्मा योजना का उन्होंने आविष्कार किया। उसमें 18 छोटी छोटी जातियां हैं, कामगार के लोग हैं, और उसको 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है कैबिनेट से। और उसके बैंक को लोन देने के अधिकार दिया गया है, उसके औजार खरीदने के लिए। छोटा छोटा उसमें कमार है, लोहार है, बढ़ी है, धोबी है, सब नाई है, सभी लोग हैं जो छोटी छोटी जातियां हैं। तो प्रधानमंत्री जी का सोच जो है, उनका सोच ये है कि समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग कमज़ोर है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ें। और उन्होंने जोड़ने का प्रयास भी किया है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल आपने उठाया है, तो 2024 जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के सामने में इस देश में कोई सर्वमान्य लीडर विपक्ष में नहीं है जो NDA गठबंधन का मुकाबला कर सके। अब हम थोड़ी से बिहार के सियासत पर आते हैं। आपके नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, सब पॉलिटिशियन से रहे हैं, लेकिन नीतीश जी से आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है। तो नीतीश जी अभी जिस संकट से, जिस डायलमा से गुजर रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं? उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा वो कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक तौर पर कमज़ोर हो गए हैं। आपको क्या, आप तो बहुत नज़दीक रहे हैं नीतीश कुमार के, आपको क्या लगता है कि अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं नीतीश जी का बहुत नज़दीक भी रहा हूँ, मैं उनका प्रशंसक भी हूँ, उसमें दो राय नहीं है। सबसे राजनीतिक में सबसे बड़ी भूल उन्होंने पहली बार किया कि NDA गठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ लिया। जो बिहार की जनता, बिहार में जंगल राज के खिलाफ में 2005 में लालू नीतीश राबड़ी थे, लालू और
राबड़ी देवी के शासनकाल से मुक्ति लोग चाहता था बिहार की जनता, और उन्होंने नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया और नीतीश जी को बिहार का मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और 17-18 वर्ष तक बिहार के शासन में नीतीश जी की भागीदारी रही। लेकिन फिर नीतीश जी राजनीति में सबसे बड़ा भूल उन्होंने क्या बड़ी भूल की कि फिर दोबारे 2015 में भी वो चले गए थे आरजेडी के साथ। फिर 2017 में जब वहाँ से हटे तो उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में ज़िंदगी में कभी आरजेडी गठबंधन में नहीं आऊँगा। लेकिन फिर दोबारे वो गठबंधन में चले गए और इससे उनकी छवि पर बहुत बड़ा आंच लगा। और विश्वास जनता पार्टी के समय से लेकर के अभी तक बिहार की जनता ने नीतीश जी को अपना नेता माना था, और नीतीश जी को जो बिहार की जनता ने 2020 में अपना वोट दिया था वो एनडीए गठबंधन के मुखिया के तौर पर दिया था, और वो पाला बदल लिए बिहार की जनता से बिना पूछे, वो पाला बदल के वो आरजेडी गठबंधन में चले गए। मैं समझता हूँ कि राजनीति में सबसे बड़ी भूल उनसे हुई है। ये भूल हो गई तो क्या हम सफ़र रहने वाले आप हैं उनके साथ, तो क्या सलाह देंगे कि एनडीए में वो लौट जाए फिर? अब देखिए, बात सर से बहुत पानी ऊपर चला गया। अब एनडीए गठबंधन के लोग इस पक्ष में नहीं हैं। अब नीतीश जी जहाँ हैं वहीं रहे, एनडीए गठबंधन के लोग अब उनको वापस लाने के पक्ष में नहीं है। मतलब एनडीए में उनके लिए नो एंट्री लग गई है। अब तो नो एंट्री हो गया, अब कोई उपाय उनके पास नहीं है। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि जो नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर हैं उनको वहां से हटाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनने के लिए बहुत बेताब हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं? देखिए, अब तो राजनीतिक मजबूरी है नीतीश जी की। वहाँ वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और नीतीश जी को प्रलोभन दे के लोग ले गया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनवा देंगे। और प्रधानमंत्री बनने की बात तो अलग है। एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने दुबे बनकर आए। तो आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का जो अस्तित्व है, नीतीश जी का जो इस बिहार में जो स्थिति है, इसे भी जो जानकारी मिली है हम लोग को कि उनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के पुण्यतिथि में जब नीतीश जी गए तो फूल माला चढ़ाना चाहिए महावीर चौधरी जी को, तो उन्होंने अशोक चौधरी जी पर चढ़ा दिया। कल परसों की घटना एक अलग है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो इससे लगता है कि वो अंदर से थोड़ा विचलित हो गया, मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, और इसलिए अब वो भविष्य में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपके बड़े भाई साहब ने हाजीपुर में एक रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक में नाम आया, रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने हासिल की। तो क्या हम माने कि पशुपति कुमार पारस इस बार अपने ही बड़े भाई का रिकॉर्ड हाजीपुर में तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, रामविलास पासवान पशुपति कुमार पारस नहीं हो सकता। रामविलास पासवान जी का जो स्टेटस था, विश्व के स्तर के नेता थे, सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि उनको मिली थी, 2 बार उन्होंने हाजीपुर में अपना रिकॉर्ड अपने तोड़ा। 1977 में गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ उनका, और फिर 89 में जब बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो अपने रिकॉर्ड को उन्होंने अपने ही तोड़ा। तो सब रामविलास पासवान नहीं हो सकता। लेकिन मैं पासवान जी का भाई हूँ, और मैं, आपको भी पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम 3 भाई थे, तीनों भाई में काफ़ी मित्रता थी। कभी जब तक तीनों भाई हम लोग जीवित थे, हमारे दोनों भाई जीवित थे और हम थे, तो कभी आपस में मतभेद नहीं हुआ। चाहे किसी भी स्तर पर हो, पैसे के स्तर पर हो, पारिवारिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, कभी भी हम लोगों में आपस में मतभेद नहीं हुआ। हम पासवान जी के छोटे भाई हैं। पासवान जी तो मैं नहीं हो सकता हूँ, लेकिन पासवान जी का कुछ न कुछ गुण हम में है, और पासवान जी के उत्तराधिकारी के रूप में मैं हाजीपुर में का सांसद बना हूँ। पासवान जी चुनाव के समय में मुझको बुला के अपना उत्तराधिकारी चुने, हाजीपुर से चुनाव लड़ाए, मैं चुनाव जीता भी, भारत सरकार का मैं मंत्री हूँ। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि पासवान जी का जो सपना था, शोषित दलित पिछड़ा के संबंध में वो सोचते थे कि समाज में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, तो उनके अधूरे सपने को, और जहाँ तक हाजीपुर के क्षेत्र का विकास है, मेरा सतत प्रयास रहा है, और मैं प्रयत्नशील रहता हूँ कि हाजीपुर के क्षेत्र का विकास हो। और निश्चित रूप से मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, हाजीपुर की जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं पासवान जी के अधूरे सपने को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो ये थे हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी, जिन्होंने दो बड़ी बातें कह दी अपने साक्षात्कार में कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए में नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है और नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके या उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी का वो कहीं ज़्यादा है, दुनिया भर में उनकी छवि है और हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई नेता उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। और हाजीपुर की जनता जो प्यार और स्नेह रामविलास जी को देती थी वही प्यार और स्नेह उनको मिलता है और उनका कहना है कि जो अधूरे सपने हैं रामविलास जी की उसको पूरा करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। ये वादा और ये गारंटी हाजीपुर की जनता को पशुपति कुमार पारस दे रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।